अपठित काव्यांश की श्रृंखला में एक बार आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और हमने 3 काव्यांश पहले पढ़ लिए हैं। आज हम चौथा भाग पढ़ेंगे अपठित काव्यांश का। इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारा कोई भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं हो। इस बार सीबीएसई 10th क्लास में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे अपठित गद्यांश और काव्यांश के, और आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में तो आते ही हैं। तो उन विद्यार्थियों के लिए भी, उन अभ्यर्थियों के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले 3 वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आए हैं। तो आज नए वीडियो के साथ हम एक बार पुनः पढ़ते हैं एक नई कविता। क्या रोकेंगे प्रलय मेघ ये, क्या विद्युत घन के नर्तन। इस लाइन को यहां से पढ़ते ही आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि कवि दृढ़ संकल्पी है। क्या है? दृढ़ संकल्पी। इसको पढ़ते ही ये आपको पता चलना चाहिए कि प्रस्तुत कविता संभवतः वीररस की है। संभवतः लिखा मैंने, मतलब संभावना है कि ये कविता किस रस की हो? वीररस की। क्योंकि पहली लाइन में कवि क्या कह रहा है? क्या रोकेंगे प्रलय मेघ, अर्थात वे मेघ, वे बादल जो प्रलय को आमंत्रण कर रहे हैं, अर्थात जोर से गरज रहे हैं। और क्या ये गरजते मेघ क्या मुझे डरा पाएंगे? क्या ये मुझे रोक पाएंगे? क्या विद्युत घन के नर्तन, विद्युत घन का मतलब है आकाश में बिजली चमक रही है, या ये चमकती बिजली क्या कड़कड़ाकर मेरे ऊपर गिरकर, और क्या ये मुझे रोक पाएगी? अर्थात विद्युत घन चाहे जितना नर्तन करे, चाहे जितना नाचे, चाहे जितना चमके, चाहे जितना गिरे, क्या ये कभी मेरे संकल्प को, मेरे इरादों को तहस नहस कर पाएगी? अर्थात नहीं। तो संभवतः ये कविता किस रस की है? वीर रस की है। मुझे न साथी रोक सकेंगे सागर के गर्जन तर्जन। कवि कह रहा है, अपने साथी को संबोधित कर रहा है, हे मित्र, मुझे नहीं रोक सकेंगे। कौन? सागर। सागर का मतलब है समुद्र के गर्जन तर्जन, अर्थात तुक मिलाई है गर्जन तर्जन से, कि सुनामी की विशाल लहरें भी मुझे नहीं रोक पाएंगी। बाढ़ का भयंकर रूप नहीं रोक पाएगा। बाढ़ का और लीलता पानी मुझे नहीं रोक पाएगा। और समुद्र की गहराई मेरे सपनों को नहीं रोक पाएगी। विशाल समुद्र मुझे नहीं रोक पाएगा। क्या कह रहा है? मुझे न साथी रोक सकेंगे सागर के गर्जन तर्जन, मैं अविराम पथिक। ऐ यानी नहीं, ऐ यानी नहीं, विराम यानी रुकना, और जो नहीं रुकता वो क्या कहलाता है? अविराम। और युग्म शब्द क्या होता है? अभिराम। अभिराम का मतलब है सुंदर, और अविराम का मतलब है जो रुकता नहीं है। पथिक का मतलब है राहगीर, पथ पर चलने वाला, या राही, या बटोही, ये इसके पर्यायवाची है। और ये बात मैं कई बार समझा कर गया हूं कि अगर जितनी आपकी हिंदी की वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग है, आप गद्यांश और पद्यांश के प्रश्नों के सही उत्तरों के उतने नजदीक है। इसलिए बार बार मेरा यही आग्रह आपसे रहेगा कि आपकी वोकेबुलरी, अर्थात हिंदी का शब्दकोश, हिंदी की शब्दावली आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। मैं अविराम, अविराम का मतलब है कभी रुकता नहीं हूं, लगातार चलता हूं। ऐसा पथिक हूं जो लगातार चलता हूं। अलबेला, अनोखा हूं, विचित्र हूं, अद्भुत हूं, अकल्पनीय हूं, और ऐसा कोई दूसरा नहीं है। अब क्या कह रहा है? मैं अविराम पथिक अलबेला, रुके न कभी मेरे चरण, मेरे पैर कभी भी नहीं रुकेंगे। चाहे भूकंप आए, बाढ़ आए, बरसात आए, गर्मी हो, सर्दी हो, तूफान हो, सुनामी हो, मेघों का गर्जन हो, कुछ भी हो, कोई भी विपरीत परिस्थिति मेरे कदमों को रोक नहीं सकती। मेरे कदम लगातार अनवरत आगे बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। वीरस की बात है। सूलों के बदले फूलों को किया न मैंने मित्र चैन। सूल, सूल का मतलब है कांटे, सूलों का मतलब है बड़ी चट्टाने, सूलों का मतलब है अवरोध, सूलों का मतलब है रुकावट, सूलों का मतलब है बाधाएं,
कैसा भी प्रतीकात्मक अर्थ आप ले सकते हैं। हे मित्र, मैंने कांटों के बदले फूलों के संदर्भ में इसका अर्थ यहां क्या हो जाएगा? कांटे। समझ गए? मैंने फूलों के बदले किसका चयन किया? शूलों का किया न मैंने मित्र चयन। मैंने फूलों का चयन नहीं किया है। फूल का मतलब है सुख सुविधाएं। यहां प्रतीक अर्थ क्या हो सकता है? सुख सुविधाएं, आराम, चैन। ये अर्थात मैंने कभी आराम का निर्णय नहीं लिया है, मैंने आराम को कभी नहीं चुना है, मैंने कंफर्ट जोन है उसको कभी नहीं चुना है, मैंने बाधाओं को चुना है, मुसीबतों को चुना है, परेशानियों को चुना है, संकटों को चुना है, कष्टों को चुना है, चट्टानों को चुना है, पहाड़ों को चुना है, अर्थात हर विपरीत परिस्थिति का चयन किया है। क्या कह रहा है? शूलों के बदले फूलों का किया न मैंने मित्र चयन, कि मैंने कांटों के बदले फूलों का चयन कभी नहीं किया है। मैं विपदाओं में मुस्काता, विपदाएं, आफत, मुसीबत, कष्ट, संकट, मैं हमेशा विपदाओं में मुस्काता नव आशा के गीत लिए। यहाँ क्या लिखा है? गीत। नव आशा के गीत लिए, अर्थात ऐसी बात तो हरिवंश राय बच्चन भी करते हैं विरोधाभास अलंकार में। और उनकी जो कविता है ना, मैं उम्मीद लिए फिरता हूँ, मैं नवगीत लिए फिरता हूँ, और मैं निराशा में भी आशा का भाव लिए फिरता हूँ। निशा निमंत्रण की कविता आपने पढ़ी होगी, आत्म परिचय कविता है उनकी, और 12th क्लास में है ये कविता, तो बहुत अच्छी कविता उनकी है। वैसी बात यहाँ पर है, मैं विपदाओं में मुस्काता नव आशा के गीत लिए, अर्थात संकटों में भी मुस्कुराकर चलता हूँ, नवीन आशा का संचार करते हुए नवीन आशा के गीत गाता हूँ। फिर मुझको क्या रोक सकेंगे जीवन के उत्थान पतन? यहाँ क्या है? उत्थान है। फिर मुझको क्या रोक सकेंगे जीवन के उत्थान पतन? जीवन की पतन, जीवन की रुकावटें, जीवन की गलत आदतें और साथ ही साथ जीवन को तबाह करने वाली बातें क्या मुझे रोक पाएंगी? मुझे जीवन के उत्थान और पतन से कोई वास्ता नहीं है। मैं तो ऐसा मनुष्य हूँ जो अलबेला हूँ, अनोखा हूँ, विचित्र हूँ। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ कि शूलों के बदले फूलों का चयन करता हूँ। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ कि चाहे मेघ नर्तन हो, चाहे विद्युत चमके और चाहे प्रलय मेघ हो, मैं तो अविराम चलने वाला हूँ। तो कवि कह रहा है, फिर मुझको क्या रोक सकेंगे जीवन के उत्थान पतन? अगर मुझ में इतनी सामर्थ्य है, इतनी क्षमता है, तो जीवन के उत्थान पतन है क्या मुझको रोक सकेंगे? अर्थात नहीं रोक सकेंगे। आगे कवि कह रहा है कि मैं अटका कब? कवि कह रहा है कि मैं अटका कब, अर्थात मैं रुका कब, मैं ठहरा कब, मैंने संघर्ष से मुंह कब मोड़ा? मैं तो हमेशा संघर्ष करता रहा, मैं तो कष्टों से हमेशा लड़ता रहा, मैं रुका नहीं कभी। मैं अटका कब? कब विचलित हुआ, कब बेचैन हुआ, कब व्यथित हुआ? नहीं हुआ कभी। मैं सतत डगर मेरी संबल, सतत यानी अनवरत, सतत यानी लगातार, सतत यानी अविराम, सतत यानी निरंतर। क्या कहा है कि मैं अटका कब? कब विचलित? मैं सतत डगर मेरी संबल, संबल का मतलब है सहारा, या पाथेय भी होता है संबल राहगीर के लिए। यहाँ क्या है? सहारा। तो मैं अटका कब? कब विचलित मैं सतत डगर मेरी, अर्थात डगर का मतलब राह है, रास्ता, मार्ग, पथ, खोज। क्या कह रहा है कि मेरी डगर, मेरी राह है, सतत है, अनवरत है, मैं कभी रुकता नहीं हूँ, बेचैन नहीं होता हूँ, हताश नहीं होता हूँ, निराश नहीं होता हूँ, उम्मीद नहीं छोड़ता हूँ, आशातीत हूँ, आशाओं पर जीने वाला व्यक्ति हूँ, कभी भी आशा को टूटने देता, उम्मीदों पर पानी नहीं फिरने देता, आशावान हूँ। तो मेरी डगर, मेरी राह है, ये सतत है, निरंतर है। रोक सकी पगले कब मुझको ये युग की प्राचीर निबर? हे मित्र, अरे पगले, रोक सकी पगले कब मुझको ये युग की प्राचीर निबल? प्राचीर का मतलब परकोटा, परकोटे की दीवार, या यहाँ पर प्राचीर का मतलब कष्ट, मुसीबत, विपदा। निबल, नी नहीं, बल यानी जिसमें बल नहीं है। ये बलहीन प्राचीर क्या मेरे युग को
मेरे आकांक्षाओं को, मेरी इच्छाओं को, मेरे सपनों को कभी रोक सकती है? नहीं रोक सकती। आंधी हो, आंधी प्रतीक किसका है? आंधी प्रतीक है कष्टों का, आंधी प्रतीक है मुसीबतों का, आंधी प्रतीक है समस्याओं का। ये भी, ओले भी इसी का प्रतीक है, वर्षा भी इसी का प्रतीक है। चाहे अब ये सभी किसका प्रतीक है? विपरीत परिस्थितियों का। एक भाषा में बात करें तो, एक वर्ड में बात करें तो ये आंधी, ओले, वर्षा सभी विपरीत परिस्थितियों के प्रतीक हैं। अर्थात यहां हम समझ सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियों चाहे जितनी हो, चाहे जितनी आंधी आए, चाहे जितने ओले आए, चाहे जितने बरसात हो, चाहे जितने तूफान आए, चाहे जितने मेघ गर्जन करें, तर्जन करें, चाहे जितनी बिजली चमके, और चाहे जितनी सुनामी आए, चाहे जितने भूकंप आए, चाहे जितने कष्ट आए, राह सुपरिचित है मेरी। अर्थात मेरा मार्ग, मेरा पथ और मेरी राह सुपरिचित है। इसको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मुझे कैसे, किस प्रकार इस राह को प्राप्त करना है। फिर मुझको क्या डरा सकेंगे ये जग के खंडन मंडन। कवि क्या कह रहा है कि ये जग की कुछ छोटी मोटी बातें, खंडन मंडन, टुकड़ों वाली बातें, तोड़ देने वाली बातें, बिखरा देने वाली बातें, क्या ये मुझे रोक सकेंगी? बिल्कुल नहीं। कवि में उत्साह का भाव है, उत्साह का संचार है, स्थायी भाव, उत्साह जगा हुआ है। वीर रस की बहुत अच्छी पंक्तियां कवि कह रहा है। मुझे डरा पाए कब अंधड़ ज्वालामुखियों के कंपन। कवि कह रहा है मुझे क्या कभी कोई आंधी तूफान डरा पाया? मुझे क्या कभी कोई ज्वालामुखी डरा पाई? क्या मुझे कभी कोई भूकंप डरा पाया? कभी नहीं। मुझे पथिक कब रोक सके हैं अग्नि शिखाओं के नर्तन। अगर मेरे सामने, मेरे आगे अगर ज्वाला भी जली हुई है, आग भी जली हुई है, तो वे अग्निशिखाएं अर्थात आसमान छूती आग की भी मुझे कभी रोक नहीं सकी है। मैं बढ़ता है विराम, मैं लगातार बढ़ रहा हूँ। है यानी नहीं, विराम यानी रुकना। लगातार बढ़ रहा हूँ, निरंतर बढ़ रहा हूँ, तन मन में उन्माद लिए। मेरे तन में और मन में एक ही उन्माद है। उन्माद का मतलब यहाँ है कि मैं पागलपन लिए हुआ हूँ। और उन्माद संचारी भाव भी है। जब रस आपने कभी पढ़े हो तो उग्रता, उन्माद, आवेग, आलस, उत्सुकता, अलावा इसके अपस्मार, असूया और अमर्ष, गर्व, गलानी, चिंता, चपलता, विरडा, व्याधि, विबोध, वितर्क, विषाद, मति, मद, मोह, मरण, श्रम, शंका, समृति, स्वपन, हर्ष, क्या है? संसारी भाव है। यहाँ क्या है? संसारी भाव, उन्माद। मैं बढ़ता अविराम निरंतर तन मन में उन्माद लिए, अर्थात तन और मन में पागलपन लिए। पागलपन कैसा है? कुछ करना है, आगे बढ़ना है, विजय प्राप्त करनी है, मंजिल प्राप्त करनी है, सफलता प्राप्त करनी है। और इस दौरान आंधी आए, वर्षा आए, ओले आए, विपरीत परिस्थिति आए, भूकंप आए, तूफान आए, रुकना नहीं है। सुपरिचित राह है मेरी, मुझे सफलता, मंजिल हर दिशा में, हर दशा में प्राप्त करनी है। फिर मुझको क्या डरा सकेंगे ये बादल विद्युत नर्तन। कभी कह रहा है कि ये उमड़ते घुमड़ते बादल, साथ ही साथ ये गरजते बादल, ये कड़कती बिजली, क्या मुझे कभी डरा पाएंगे? अर्थात कभी भी नहीं डरा पाएंगे। हमारा पद्यांश पूरा हो गया है। अब प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न पढ़ने से पूर्व आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, जैसा मैंने कविता को समझा है, फॉर एग्जाम्पल आपने भी वैसा ही समझा है। अब आप 1 मिनट के लिए शांत भाव से, शांत मन से ये सोचेंगे कि इस कविता में क्या बताया गया। अब आप शांत मन से सोचेंगे कि प्रस्तुत कविता में कवि ने हर स्थिति में विजय प्राप्त करने की ठानी है, मंजिल को प्राप्त करने की ठानी है। मंजिल तक चाहे जितने संघर्ष हो, चाहे जितने संकट आए, चाहे जितने मुसीबत आए, कवि अविराम चलेगा, रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं, हारेगा नहीं, हताश नहीं होगा, निराश नहीं होगा, व्याकुल नहीं होगा, बेचैन नहीं होगा, जब तक उसे मंजिल नहीं मिल पाई। और इस दौरान चाहे मेघ गरजे, चाहे आंधी आए, चाहे ओले आए, चाहे भूकंप आए, चाहे सुनामी आए, कुछ भी हो, इन सब का कवि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला है?
क्योंकि कवि ने फूलों के बदले शूलों का चयन किया है, अर्थात सुविधाओं के बदले कष्टों का चयन किया है। वे कभी भी कवि को परास्त नहीं कर पाएंगे। ये कविता का सार है। अब मुझे प्रश्न पढ़ने। हाँ, काव्यांश में काव्य रीति है। ये प्रश्न आरपीएससी के विद्यार्थियों के लिए 10th क्लास के स्तर का नहीं है, गौड़ी रीति है। अर्थात गौड़ी रीति कब होती है? जब मूर्धन्य वर्णों का ज़्यादा प्रयोग होता है और वीरस या ओज गुण जहाँ होता है वहाँ रस कौन सी होती है? गौड़ी रीति होती है। 10th क्लास के बच्चों को इस पर दिमाग लगाना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपदाओं में मुस्काता में अलंकार है। मैं चर्चा करके गया था कि विपदाएं आ रही हैं, मुसीबत हैं, कष्ट हैं, फिर भी कवि मुस्कुरा रहा है। ये तो जचने वाली बात नहीं है, विरोध वाली बात हो गई। तो जहाँ विरोध का आभास हो वहाँ अलंकार कौन सा होता है? विरोधाभास। तो यहाँ विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्यांश की शैली क्या है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है 10th क्लास के लिए भी और बाकी ऊपर वाली क्लास के लिए भी, जो भी पढ़ रहे हैं उन सब के लिए। काव्यांश की शैली है व्यंग्यात्मक। नहीं, व्यंग कब होता है? अर्थात व्यंग का मतलब उस लाइन का अर्थ ही कोई दूसरा निकले और कहता कोई, जैसे मान लो कोई 20-25 किलो का आदमी है और लड़ाई चल रही है और कोई है कि यार इसको भेदे जीत जाएगा, 25 किलो का ही तो है ना, और पहलवान के सामने तू तो पहलवान नहीं तो जाती है तेरे को, तो उस पर क्या किया गया है? व्यंग किया गया है। तो क्या ऐसा है? अर्थात नहीं है। भावात्मक, अर्थात क्या कवि के भाव मात्र प्रकट हुए हैं? ऐसा भी नहीं है। संवेदनात्मक, अर्थात क्या कवि संवेदनशील है, सेंसिटिव है? बिल्कुल नहीं। सेंसिटिव होता तो ऐसी बात क्यों कहता, है ना? सेंसिटिव होता तो क्या कहता? आंधी आएगी, वर्षा आएगी तो मैं रुक जाऊंगा। वो होता है सेंसिटिव। प्रतीकात्मक, यस, पूरी कविता प्रतीकात्मक है। मैंने अर्थ बताए हैं, शूल के 5-7 अर्थ बताए हैं। आप प्रतीक अर्थ ये हो सकते हैं। मैंने फूल का प्रतीक अर्थ बताया है, सुख सुविधाएं होता है। और मैंने आंधी के प्रतीक अर्थ बताए हैं, मुसीबत होती है, कष्ट होते हैं। पूरी कविता क्या है? प्रतीकात्मक है, अर्थात दूसरा अर्थ निकल रहा है। इस कारण इसका उत्तर हो जाएगा प्रतीकात्मक, जो कि 4 नंबर पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविराम और अभिराम का अर्थ है। मैं बता कर गया हूं ऊपर भी। अविराम, अ यानी नहीं, विराम यानी रुकना, अभिराम यानी सुंदर। अब जैसा अर्थ है बिना रुके, बिना रुके तो सही है, लेकिन इसका बिना झुके ये गलत है। अपलक, अ यानी नहीं, पलक यानी अर्थात पलके नहीं झुकती है, गलत है। बिना रुके, अविराम बिना रुके सही है। अविराम का सुंदर होता है, यहाँ इसका अर्थ रमणीय दिया है ना? रमणीय का अर्थ भी क्या होता है? सुंदर होता है। इसी कारण महिला के लिए रमणीय यूज वर्ड होता है और रमणीय उसको कहा जाता है क्योंकि वो सुंदरता में ज़्यादा होती है। तो रमणीय। अब आप इस प्रश्न का उत्तर कब सही कर पाते? जब आपकी हिंदी की वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग है, तब कर पाते। तो यही बार बार यही बात आएगी कि आपका शब्दकोश व्यापक होना चाहिए, आपकी शब्दावली ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ लगातार दे दिया, लगातार क्या होता है? लगातार तो अनवरत होता है, जबकि यहाँ है क्या? अविराम है। संप्रति क्या होता है? संप्रति का अर्थ होता है अब तक। संप्रति का अर्थ क्या होता है? अब तक। अर्थात आपको प्रत्येक वर्ड का वर्ड मीनिंग पता होगा, तब जाकर आप प्रश्न का उत्तर सही कर सकते हैं। अदरवाइज तो हम सबका एक ही सहारा, तुक्का हमारा, और तुक्का 99% गलत होता है। नेक्स्ट, काव्यांश में कवि के लिए सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। उत्तम पुरुष में बात की है कवि ने। तो क्या मुझको रोक सकेंगे गर्जन तर्जन, मुझ किस में आता है? उत्तम पुरुष में आता है। क्या कवि और भी कहता है, क्या मैं रुका, क्या मैं थका, क्या मैं हारा, ऐसी बात कर रहा है। तो उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष हो जाएगा इसका उत्तर। उत्तम पुरुष यहाँ है 4 नंबर, और प्रथम पुरुष भी है। फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में होता है, हिंदी में नहीं होता है। मध्यम पुरुष हिंदी में होता है, अन्य पुरुष हिंदी में होता है। उत्तम पुरुष का उत्तर हो जाएगा। मैं में बात कर रहा है। मैं, हम से बनने वाले सभी शब्द क्या होंगे? उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। मैं से मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे, हमारा, हमें, हमको, हमसे, तुम और आप मध्यम पुरुष वाचक। तुम्हारा, तुम्हें, तुमको, आपका, आपको, आपके,
वह वे उसने अन्य पुरुषवाचक, निश्चयवाचक यह वह ये, अनिश्चयवाचक कोई कुछ, संबंधवाचक जो सो जैसा वैसा जिसका उसका जो वह, निजवाचक स्वयं खुद अपने आप, प्रश्नवाचक कौन क्या किस, सभी सर्वनाम मैंने बता दिए। और क्लास ऑफलाइन क्लास में आजकल पद परिचय चल रहा है, वहाँ पर भी मैंने पद परिचय पूरा पढ़ा दिया है। और डाउट वाले प्रश्न अर्थात कई बच्चे आते हैं डाउट पूछने के लिए, तो उन बच्चों को मैं पद परिचय भी पढ़ा रहा हूँ, रस भी पढ़ा रहा हूँ, वाक्य भी पढ़ा रहा हूँ, वाच्य भी पढ़ा रहा हूँ। डाउट क्लासेस जारी हैं। पूरे लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए आप किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप स्कूल भी आ सकते हैं, स्कूल में पूछ सकते हैं, आप फोन पर भी बात कर सकते हैं कि लॉकडाउन के नियमों की पालना किस प्रकार से हमें करनी है, कैसे हमें स्कूल आना है, पेरेंट्स की सहमति के साथ। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि या पथिक रूप में यात्रा कर रहा है। कवि किसकी यात्रा कर रहा है? क्या कोई प्राकृतिक निरीक्षण किया है? प्रकृति की बात ही नहीं आई। क्या जीवन यात्रा की बात कर रहा है? यस, कवि अपने जीवन में कभी भी नहीं रुकेगा, कभी भी नहीं थमेगा, संघर्ष के लिए नहीं, विश्व का भ्रमण कर रहा नहीं। तो उत्तर नंबर 2 सही हो जाएगा, जीवन यात्रा की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूलों के बदले फूलों का क्या न मैंने मित्र चयन, उक्त पंक्ति में काव्य दोष है। उस वक्त जब ये पंक्ति आई थी ना, तब मैं इसको उल्टा सुल्टा बोल रहा था। क्यों बोल रहा था? क्योंकि कवि ने क्रम चेंज कर दिया इसका, है ना। हालांकि ये प्रश्न 10th क्लास के लिए नहीं है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना। काव्य दोष आपको तो प्रश्नोत्तर पर ध्यान देना बस। तो इसमें अक्रमात्मक काव्य दोष है, अर्थात क्रम गलत है। ये क्या आता कि फूलों के बदले सूलों का किया न मित्र मैंने चयन। अब यहाँ पर ऐसा न होता तो क्या अक्रम क्या चेंज हुआ? सूलों के बदले फूलों का किया मैंने मित्र चयन। अगर न नहीं आता, सूलों के बदले फूलों का न किया, न कहाँ था? यहाँ आता। इस कारण क्रम चेंज हो गया। क्रम चेंज हो गया तो क्या हो गया? अक्रमत्व दोष इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है, युग की प्राचीर का तात्पर्य है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। युग की प्राचीर अर्थात संपूर्ण युग की जो मुसीबतें हैं, कठिनाइयाँ, वो तो प्राचीन मान्यताएं नहीं, समय की मांग नहीं, जीवन काल की कठिनाइयाँ यस। जीवन यात्रा कर रहा है, कवि क्या कर रहा है? जीवन यात्रा कर रहा है, तो जीवन काल हो गया। और प्राचीर का अर्थ मैंने क्या बताया था? मुसीबतें, कष्ट, आफत, कठिनाइयाँ। इसका उत्तर नंबर 3 हो जाएगा। इस प्रकार आज हमने अपठित काव्यांश भाग 4 पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काव्यांश अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। प्रश्नों के उत्तर भी आप अच्छी तरीके से निकाल लेंगे, ये मेरी आशा है। अर्थात आप मेरी आशा को बलवती रखेंगे, आशा पुंज मुझे बनाए रखेंगे और आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।